हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 6 क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में अभी तक जो है टोटल 3 चैप्टर जो है क्लास हो चुका है और आज जो है वो हम लोग देखेंगे चौथे चैप्टर, ठीक है, जिसमें आज हम लोग वायु के बारे में डिटेल बारे में देखेंगे। ठीक है, डिटेल में देखेंगे वायु के बारे में। तो चलिए आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप ही लोगों का फायदा होगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है वायु और इसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ये वायुमंडल की परिभाषा है और इससे पहले भी मैंने वायुमंडल की परिभाषा बताया है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। बहुत सारा परिभाषा है, कोई भी चीज़ का एक परिभाषा नहीं होता, आप उसे जैसे चाहो लिख सकते हो। तो ये भी एक परिभाषा है वायुमंडल की कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अब देखेंगे कि वायु में आखिर पाया क्या जाता है। ठीक है, जो वायुमंडल की परत से घिरी हुई है, तो इस वायु में क्या क्या पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो 21% है, ऑर्गन की मात्रा क्या है, तो ऑर्गन गैस की मात्रा जो है वो 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.04% है और बाकी के जितने भी गैस बच जाते हैं वो सभी में कितना है, तो 0.03% है। ठीक है, अब देखेंगे कि CO2 क्या है। इसे CO2 किसे कहते हैं, तो CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये क्या है, तो CO2 जो है ना, रात के समय ऊष्मा विकिरण को रोकती है, इससे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और इसे ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। जैसे रात के समय जो है CO2 गैस ऊष्मा विकिरण को रोकती है, जिससे इसे ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, इसी के कारण ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, मतलब इसी को क्या कहते हैं, इसी के कारण, मतलब जो ये ऊपर जो डेफिनेशन दिया हुआ है कि उसमें विकिरण करती है, इसे ग्रीन हाउस कहते हैं। इसी के कारण इसे क्या कहते हैं, इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। यानी CO2 गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कहा जाता है, तो ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। यहाँ पे CO2 जो दिया हुआ है इसे आप लोग याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं CO2 को। ठीक है, इसी में एक और टॉपिक लाइन दिया हुआ है कि यदि इनका मान बढ़ जाए तो यह घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। यानी CO2 की मात्रा जब वायुमंडल में क्या होती है, बढ़ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो यह घटना जो कहलाती है वो ग्लोबल वार्मिंग की घटना कहलाती है। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग की घटना कहलाती है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी कुछ दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ठंडे क्षेत्र में बर्फ पिघलता है और दीर्घ अवधि प्रभाव में जलवायु परिवर्तन होते हैं। मतलब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, तो ठंडे क्षेत्र में बर्फ पिघल जाता है और दीर्घ अवधि प्रभाव में क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होते हैं। अब देखेंगे कि नाइट्रोजन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। नाइट्रोजन, तो वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन है, तो नाइट्रोजन है। जैसे कि आप सभी ने यहाँ पे देखा है कि 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। आपने देखा कि नाइट्रोजन क्या है, तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को एक बार और मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वायु में सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन की मात्रा वो है 78%। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। सेकेंड लाइन क्या है कि पौधों के लिए आवश्यक है, पौधों के लिए क्या है, आवश्यक है, मतलब वृद्धि के लिए, पौधे वृद्धि के लिए। ठीक है, जो जीवाणु के द्वारा, ठीक है, पौधे जीवाणु के द्वारा रूप बदल कर ग्रहण करते हैं। मतलब पौधे जो है ना वो नाइट्रोजन का उपयोग डायरेक्ट नहीं करते, जीवाणु के द्वारा रूप बदलने के बाद नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसी के साथ ऑक्सीजन के बारे में दिया गया है। तो ऑक्सीजन के बारे में हम लोग अब देखेंगे। ऑक्सीजन, ठीक है, वायुमंडल में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। वायुमंडल में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ठीक है, मनुष्य तथा पशु श्वास लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मतलब मनुष्य हो गया, चाहे जितने भी इस पृथ्वी पर जीवित प्राणी हो, श्वास लेने के लिए क्या करते हैं, तो वायु से ऑक्सीजन लेते हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। अब देखें कि हरे पादप हो गया, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मतलब जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि वृक्ष काटने पर इसका संतुलन बिगड़ सकता है। मतलब ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बिगड़ सकता है, तो वृक्ष काटने पर ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नीम हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो अगर वृक्ष अगर आप लोग काट देंगे तो इससे क्या होगा, तो ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक है, जिससे हमें सांस लेने में परेशानी हो सकती है बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे CO2 के बारे में फिर से एक बार दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। CO2 क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है, लेकिन इसकी मात्रा कोयले तथा पेट्रोलियम, इसकी मात्रा
कोयले तथा पेट्रोलियम के दहन से परिवर्तित होती है तो मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। मतलब इसके दहन से क्या होता है, तो जो क्या होता है वायुमंडल का जो है वातावरण वो बिगड़ सकता है, ये बताया गया है। ठीक है, अब देखेंगे कि हरे पादप जो है CO2 को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। बस यही प्रक्रिया चलती रहती है पृथ्वी पर। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, जिसे आप लोगों को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। जैसे कि यहाँ पे वायु चक्र दिया गया है। ठीक है, ये वायु चक्र की एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि जैसे कि यहाँ पे जो जितने भी ये देख सकते हैं आप लोग, ये लाल वाले जितने भी ये सब लाइन है, ये क्या करते हैं, तो ये जो है गर्म वायु है। ठीक है, और गर्म हवा क्या होगा, तो गर्म हवा भाप बन के ऊपर उठता है। जैसा कि आप सभी ने घर में भी देखा होगा कि जब खाना बनता है उस वक्त आप देखेंगे तो भाप जो है वो गर्म होता है और कहाँ बढ़ता है, तो ऊपर की ओर क्या होता है, बढ़ता है, ऊपर की ओर बढ़ेगा। और इधर में जैसे ही मतलब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तापमान के कारण ये ठंड हो जाएगा। ठीक है, ठंड होने के बाद ये क्या हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ फिर गिरने लगेगा, नीचे की तरफ ये गिरने लगेगा। बस यही दिया गया हुआ है कि जब नीचे आता है तो ये फिर धूप की वजह से या पृथ्वी की उष्मा की वजह से क्या होता है, तो गर्म हवा है ऊपर उठती है और बाद में ठंड होकर नीचे चलाती है। इसी को क्या कहते हैं, वायु चक्र कहते हैं। आप देखेंगे कि वायुमंडल की संरचना यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, वायुमंडल की संरचना दिया गया है, तो आप लोग इसे देखिएगा कि हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। मतलब हमारा जो वायुमंडल है ना, टोटल पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वो कितने परतों में विभाजित है, 5 परतों में विभाजित है। यहाँ से नीचे से दिया गया हुआ है कि पृथ्वी की सतह अगर आप इसे मान लेते हैं तो पहले कौन आएगा, तो पहले क्षोभ मंडल आएगा, उसके बाद समताप मंडल आएगा, उसके बाद मध्य मंडल आएगा, चौथा जो होगा वो बाह्य मंडल आएगा, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग आयन मंडल भी कहते हैं। और पांचवा जो लास्ट हमारा जो बच जाता है वो आपका हो जाएगा वही मंडल हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल जो है ये 5 के 5 परत में पृथ्वी की वायुमंडल क्या है, तो वो विभाजित है। ठीक है, अब देखेंगे पहला, अभी सभी परतों को देखेंगे लाइन से, इसलिए सबसे पहला जो होगा वो हमारा क्षोभ मंडल होगा। क्षोभ मंडल के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन है, तो क्षोभ मंडल परत है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो वायुमंडल परत की जो है वायुमंडल में जो सबसे क्षोभ मंडल की जो सबसे मतलब परत है महत्वपूर्ण परत, इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर तक होती है। मतलब क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर तक है। और हम इसी मंडल में मौजूद वायु से श्वास लेते हैं, यानी क्षोभ मंडल में जो भी वायु मौजूद है हम उसी से क्या करते हैं, तो श्वास लेते हैं। ठीक है, मौसम की लगभग सभी घटनाएं, ठीक है, इसी परत में होती है, वायुमंडल की इसी परत में होती है। जैसे में वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, ओला वर्षण हो गया, मतलब वर्षा बर्फबारी होता है, जो भी चीज होता है वो सभी के सभी क्या होता है, तो क्षोभ मंडल में ही होता है। मतलब जितने भी मौसम संबंधित घटना होती है ना, वो सभी के सभी क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा जो हमारा है वो समताप मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपर का परत समताप मंडल कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, यही होगा कि क्षोभ मंडल के ऊपर का परत क्या कहलाता है, समताप मंडल कहलाता है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। यह परत बादल एवं मौसम संबंधित परिघटनाओं से लगभग मुक्त होता है, यानी इस परत में किसी भी तरह की बादल और मौसम संबंधित जैसे बारिश वारिश ये सब चीज जो है घटना, इससे ये मुक्त होता है। और एक बात याद रखिएगा आप लोग, इसी मतलब परत में हवाई जहाज ये सब उड़ाया जाता है। तो यहाँ नीचे भी दिया गया है कि यहाँ की परिस्थितियाँ, ठीक है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए की है आदर्श होती है। मतलब यहाँ पे ही समताप मंडल में ही हवाई जहाज ये सब उड़ते हैं। ओजोन गैस की परत पाई जाती है, मतलब समताप मंडल में ही ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ठीक है, जो पृथ्वी से आने वाली जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, अब देखेंगे कि ओजोन गैस की परत क्या करती है। ओजोन गैस की परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। मैं बता रहा हूँ ना, जो मैं बताऊंगा बोलूंगा उससे पहले हमारे नोट्स में पहले से ये अवेलेबल है। ठीक है, तो देखेंगे कि ओजोन गैस की परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों से। तीसरा मंडल जो है हमारा वो मध्य मंडल है, और वायुमंडल की तीसरी परत है। वायुमंडल की तीसरी परत कौन है, मध्य मंडल है, और ये समताप मंडल के ठीक ऊपर है। ठीक है, ये समताप मंडल के ठीक ऊपर का पाया जाता है। लगभग इसकी कितनी है ऊंचाई, तो 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। और उल्का पिंड इस पर्वत में आकर जल जाते हैं। मतलब जो उल्का पिंड रात के समय आप लोग देखते हैं तो आप सोचते हैं क्या कि तारा टूट कर गिरा, और तारा नहीं टूटता, असल में वो जो होता है वो उल्का पिंड होता है। ठीक है, तो वो जो मध्य मंडल में आने पर उसमें क्या होता है,
है तो आग लग जाता है और यह जलने लगता है। ठीक है, तो उल्का पिंड इस परत में आकर जल जाते हैं। अब देखेंगे कि बाह्य मंडल, जिसे आयन मंडल भी कहा जाता है, तो बाह्य मंडल में क्या है, तो पृथ्वी की वायुमंडल की चौथी परत है। ठीक है, वायुमंडल की चौथी परत कौन है, तो बाह्य मंडल है, और इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। मतलब बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है, किसमें, तो बाह्य मंडल में होता है। ठीक है, अब देखें कि आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल क्या है, आयन मंडल जो है ना वो बाह्य मंडल का एक भाग है, और ये 80 से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। मतलब बाह्य मंडल जो है वो 80 से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, और इसी में देखें कि रेडियो हो गया, संचार के लिए इस परत का उपयोग किया था। मतलब रेडियो संचार, एक जगह से दूसरे जगह पर जो सूचना पहुंचाया जाता है, इस सब के लिए इस मंडल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि बहिर्मंडल किसे कहते हैं, बहिर्मंडल, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है बहिर्मंडल। ठीक है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन होती है, तो बहिर्मंडल होती है। यह वायु की पतली परत होती है, वायु की एकदम पतली परत सी होती है। ठीक है, हल्की गैस जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। मतलब ये लास्ट वाला जो पॉइंट है बहिर्मंडल, इसमें कुछ खास नहीं होता है, ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, बस इतना याद रखिएगा आप लोग। और हीलियम हाइड्रोजन जो गैस है यहीं से अंतरिक्ष में फैलती रहती है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा आज के 7वें क्लास का जो चौथा चैप्टर है वो भी खत्म हो गया, और अब हम लोग देखेंगे 7वें क्लास के 5वें चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे अब हम। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये क्लास थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।